हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे अब मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगी आपको अकाउंट्स के साथ साथ। तो जो 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स है जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। आपको बस इतना सा काम करना है कि अगर वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स के ये जो दो ब्रांचेस है, दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, दो शाखाएं हैं जो इकोनॉमिक्स की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, दो शाखाएं हैं, दो मेथड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, दो अलग अलग टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में ये सारी बातें दी गई थी। लेकिन फिर भी कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि जो बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड के, वो इकोनॉमिक्स के बारे में 11th में ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको पूछा जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो वो ठीक से बता नहीं पाते, थोड़ा अटक जाते हैं, उनका जो डेफिनेशन होता है क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताऊंगी, और ये डेफिनेशन इतना क्लियर नॉलेज देगा आपको कि आगे से आप कभी भी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताने में अटकेंगे नहीं, आप क्लियरली इकोनॉमिक्स क्या होता है समझा पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहाँ से। तो इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया। ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये डिराइव्ड हुआ है, मिला है कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया से। अब ये जो ओइकोनॉमिया है, ये दो वर्ड को मिला करके बना है, दो वर्ड ओइको और नोमिया। तो ओइको का मतलब क्या होता है, ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी कि घरेलू, घर का। ठीक है, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ओइको का, ओइकोनॉमिया का मीनिंग है। इसी मीनिंग से, इसी वर्ड से बना है हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड। अब ये जो ओइकोनॉमिया यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जैसे ही हाउस होल्ड की बात आ जाती है, घरेलू ये जो वर्ड है हाउस होल्ड की बात आती है, हमें किसकी याद आ जाती है, अपने मदर की, राइट। अब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी कभी कभी घर में कम से कम सामान होता है, सब्जियां पूरी तरह से नहीं होती या भाजी जो है कम होता है, फिर भी वो कुछ ऐसा टेस्टी फूड बना देती है कि हम उंगलियां चाट चाट के खाते हैं, राइट। तो उंगलियां चाट चाट के हम कब खाएंगे, जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे, खाना हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपकी मम्मी एक्चुअली करती क्या है, आपकी मम्मी कम से कम सामान में, कम से कम वेजिटेबल्स में वो अच्छे से अच्छा खाना बनाती हैं कि घर के पूरे लोग सेटिस्फाइड हो जाए। यानी कि आपकी मदर क्या करती है, कम से कम सामान में, घर में कम से कम सामान में कैसे सबको अधिक से अधिक सेटिस्फाइड किया जाए, यही मैनेज करती हैं, यही देखती हैं। तो इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है हमें। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि कम से कम रिसोर्स में, कम से कम संसाधनों में कैसे हम अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके, हमारे नीड्स को अधिक से अधिक पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि इन इंग्लिश, ये जो इंग्लिश का वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये हमें कहाँ से मिला, ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम था ओइकोनॉमिया। और ये ओइकोनॉमिया दो वर्ड से बना है, दैट इज ओइको एंड नोमिया, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, राइट। लेकिन अब हम हिंदी में भी इसे जानेंगे कि इकोनॉमिक्स हिंदी में क्या है, क्या कहते हैं, और वो किस वर्ड से बना है। क्योंकि आप इंग्लिश में तो पढ़ लेते हो लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ते, और कई बार आप इसको अच्छे से फिर समझ नहीं पाते। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था
कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक्स आज से नहीं, सदियों से चला रहा है, बहुत पहले से। कब से? जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जो टीचर थे, चाणक्य, जिन्हें आप सब जानते हैं, राइट? और अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो चाणक्य थे उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का यूज किया था। लेकिन उस वक्त हम इकोनॉमिक्स, हमारे देश में उसे इकोनॉमिक्स के नाम से नहीं जानते थे। हम क्या कहते थे? अर्थशास्त्र। क्या कहते थे उसे? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे पहले इसका यूज करना सिखाया अपने शिष्य को। ठीक है, उन्हें कैसे इकोनॉमिक्स यूज किया जाता है, किस चीज के लिए? उनके राज्य को चलाने के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए उन्होंने सिखाया कि कैसे इकोनॉमिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में इकोनॉमिक्स किसने यूज किया था? चाणक्य। और उनका जो डेफिनेशन दिया हुआ डेफिनेशन है वो आपको 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी दिया था, आप पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी ये चीज बहुत अच्छे से बताया गया है। अर्थशास्त्र, जो कि ये भी 2 वर्ड से बना है। सबसे पहला है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन, जिसका मीनिंग है मनी, वेल्थ। ठीक है, संपत्ति। तो ये, और दूसरा जो वर्ड है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी, यानी मनी का, धन का सिस्टमैटिक स्टडी का मीनिंग होता है अर्थशास्त्र हिंदी में। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मनी, वेल्थ का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं कि हम कैसे धन कमाते हैं, इनकम कैसे होता है, उसे कैसे खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम, कंजम्पशन, रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। कितना सेविंग करते हैं, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, ठीक है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कितना सेल, कितना सप्लाई होता है, क्या डिमांड होता है, ये सारी चीजें रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग वेल्थ, ये सब हम पढ़ते हैं। तो हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश वर्ड जो है इकोनॉमिक्स वो कहाँ से मिला हमें, और हिंदी वर्ड जो है इकोनॉमिक्स को ही हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, वो वर्ड का क्या मीनिंग है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की, जो कि एक कॉमन डेफिनेशन है, और आपके 12th स्टैंडर्ड का जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें परफेक्ट बैठता है ये डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के कई डेफिनेशन है, हजारों डेफिनेशन है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है, लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड से रिगार्डिंग जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये वाला डेफिनेशन है। ये हम पढ़ के अभी समझते हैं। तो क्या दिया है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। साइंस मतलब क्या? सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज का सिस्टमैटिक स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, सिस्टमैटिक स्टडी है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो कि क्या चीज की स्टडी करता है, क्या चीज की पढ़ाई करता है? ह्यूमन बिहेवियर की। अब ह्यूमन बिहेवियर से ये मतलब नहीं है कि एक इंसान ह्यूमन कैसे सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, ये सारा बिहेवियर नहीं। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार, राइट? तो व्यवहार मतलब ये सारा व्यवहार नहीं, ठीक है, वो ये व्यवहार मतलब ये बिहेवियर पड़ता है जिसमें विच रिलेट्स टू लिमिटेड रिसोर्सेस एंड इट्स अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि ऐसे सारे बिहेवियर, ऐसे सारे व्यवहार जिसमें कि रिसोर्सेस कम हो और उस रिसोर्सेस के यूज ज्यादा हो, यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, उसके अलग अलग डिफरेंट यूज हो। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मनी की, राइट? अगर मनी की हम बात करें तो मनी क्या है? एक ह्यूमन के लिए रिसोर्स है। अब ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है। मनी क्या है? लिमिटेड है ना। और इसके जो यूजेस है, जो अल्टरनेटिव है, हम मनी से बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? उसको अलग अलग तरह से हम यूज कर सकते हैं। हम जो खरीदना है खरीद सकते हैं। मनी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब उसके यूजेस बहुत सारे हैं। लेकिन है क्या? मनी लिमिटेड है। ये जो रिसोर्स है लिमिटेड है। तो यहाँ पे ही बात आ जाती है इकोनॉमिक स्टडी की। इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है हमें? इकोनॉमिक स्टडी करने में हेल्प करता है हमें। कौन सी स्टडी? ह्यूमन बिहेवियर की। कौन से ह्यूमन बिहेवियर की? कौन से इंसान के व्यवहार की?
which relates to limited resources and its alternative uses। मतलब वो व्यवहार, वो बिहेवियर जो कि रिलेट करता है ऐसे एक्टिविटी से जहां की रिसोर्स कम है एंड उसका यूज बहुत सारा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो वर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेस, इस वर्ड से एक वर्ड सामने आता है, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये जो वर्ड है इससे एक वर्ड सामने आता है, दैट इज स्कैरसिटी। दैट इज स्कैरसिटी, यानी कि जो रिसोर्सेस है, जो भी संसाधने हैं, वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि कम है, स्कैरसिटी है उसकी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, मतलब उस रिसोर्स की कमी है। तो जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए, स्कैरसिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है, यानी कि स्कैर्स है, उस चीज की कमी है, तो जब कभी भी कमी हो किसी चीज की, वही तो प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। अब जैसे कि सब कुछ सबको मिलेगा, फुल मिलेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तो किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आती है जब उस चीज की, किसी चीज की कमी हो, रिसोर्सेस की, संसाधनों की कमी हो, राइट। तो जब कभी भी कमी हो जाए, स्कैरसिटी हो जाए, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें क्या चाहिए, क्या चीज की स्टडी करनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है, किस चीज के बारे में, इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में। और कौन सा बिहेवियर, जिसमें कि रिसोर्सेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हो रही है, और वो रिसोर्सेस जिसके थ्रू वो एक्टिविटी हो रही है, वो रिसोर्स क्या है, स्कैर है, कम है, ठीक है। और उस रिसोर्स का यूजेस जो है बहुत सारा है, यूजेस बहुत सारा है, लेकिन वो रिसोर्स कम है, यानी कि वर्ड आ जाता है स्कैरसिटी, कमी की बात आ जाती है। और इसी से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कौन देता है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उससे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, इस बात का सॉल्यूशन हमें देता है इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे इकोनॉमी में दो तरह के लोग रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये दो तरह के लोग रहते हैं, या तो प्रोड्यूसर जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, या तो कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। इन्हीं दो तरह के लोगों से मिला करके क्या बनती है, इकोनॉमी बनती है। अब इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, जो पूरा अर्थव्यवस्था है, अर्थ मतलब धन, ठीक है। तो धन जो कमाने का पूरा जो व्यवस्था है, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, कंजम्पशन, जो भी मनी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, उसका जो पूरा व्यवस्था है, पूरी जो इकोनॉमी है, पूरा जो रीजन है जहाँ पे ये एक्टिविटीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी में कितने तरह के लोग रहते हैं, दो तरह के, या तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, दे प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। और कंज्यूमर कौन होते हैं, दे कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो प्रोड्यूसर होता है ना, ये प्रोड्यूसर इकोनॉमी को चलाता है, इकोनॉमी को रन करता है। क्योंकि इकोनॉमी का मतलब क्या मैंने बताया, अर्थव्यवस्था, जहां पे कि धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मनी से रिलेटेड काम होगा क्या, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, मतलब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फिर वापस से प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब ये सारे काम नहीं होंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था ही नहीं रहेगा। तो इसे चलाता कौन है, प्रोड्यूसर चलाता है।
और ये जो कंज्यूमर होते हैं, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, गुड्स या तो सर्विसेज को, ये इकोनॉमी को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जब कंज्यूमर ही नहीं होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले ही नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन होगा क्या? प्रोडक्शन का कोई वजूद होगा क्या? नहीं होगा, प्रोडक्शन कोई करेगा ही नहीं फिर। तो जब प्रोडक्शन तभी होगा जब कंज्यूमर होंगे, और कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज तभी कंज्यूम कर पाएंगे जब प्रोडक्शन होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। कौन? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और इन्हीं दो तरह के लोगों से इकोनॉमी चलती है। ठीक है, अब ये जो दोनों तरह के लोग हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, अब इसमें से जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसका एम क्या होता है? उसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। क्या? प्रॉफिट कमाना। और ये जो कंज्यूमर होता है, इसका एम क्या होता है? कंज्यूम, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके अपने आप को सेटिस्फाई करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना। तो ये एम करता है कंज्यूमर कि मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और प्रोड्यूसर एम करता है कि मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब ये दोनों जो लोग हैं, ये रहते कहाँ हैं? ये दोनों लोग ही हमारे इकोनॉमी में रहते हैं। इन दो तरह के लोगों से मिलकर क्या बनी है? हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या बताया मैंने? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि धन से, मनी से रिलेटेड जो पूरी व्यवस्था है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड ऑल, वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर का क्या एम है? प्रॉफिट कमाना। कंज्यूमर का क्या एम है? सेटिस्फेक्शन। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे उससे वो सेटिस्फाइड हो, उसकी नीड्स, उसकी जो जरूरत थी वो पूरी हो। और इकोनॉमी का एम क्या है? इकोनॉमी का एम है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमी जो कि सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इन दो तरह के लोग रहते हैं, तो इकोनॉमी ये चाहता है कि इनका वेलफेयर हो। वेलफेयर से क्या मतलब है? वेलफेयर का मतलब है कल्याण, खुशहाली। तो इकोनॉमी चाहता है कि जो इसके अंदर ये जो दो तरह के लोग रहते हैं, ये सब क्या हो? खुशहाल हो, इनकी जो भी जरूरतें हो वो पूरी हो, इनकी जो भी जरूरतें हैं वो सेटिस्फाइड हो। तो वो सेटिस्फाइड कब होगी? जब इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस हैं, उनकी जरूरतों को पूरी करने की जो संसाधन है, वो इस तरह से इस्तेमाल हो कि सबको मिले, इस तरह से बटे कि सबकी जरूरतें पूरी हो सके। सबकी जरूरतों को पूरी करने के लिए उस रिसोर्सेस को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि सब लोग सेटिस्फाइड हो। अब जैसे कि यहाँ जो प्रोड्यूसर है, उसका क्या एम है? प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो वो खुश रहेगा। कंज्यूमर जो है, उसका क्या एम है? सेटिस्फेक्शन। वो जो भी गुड्स कंज्यूम करता है या सर्विसेज कंज्यूम करता है, उससे क्या हो? वो सेटिस्फाइड होगा तो वो खुश हो जाएगा। तो इकोनॉमी ये चाहता है कि जो भी रिसोर्सेस है वो इस तरह से हो कि सबके एम्स अचीव हो, इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो। अब इनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जब अपने रिसोर्सेस को अच्छे से बेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और रिसोर्सेस को बेस्ट यूज कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर के लिए, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके लिए रिसोर्सेस क्या है? तो इसके रिसोर्सेस है लैंड, जहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, लैंड है, लेबर है, और क्या है? लेबर है, कैपिटल है। ठीक है, इन्हीं सबको यूज करके ये प्रोडक्शन करता है। तो ये सारे जो रिसोर्सेस हैं, इसके रिसोर्सेस, किसके रिसोर्सेस है ये? इसके, प्रोड्यूसर के। इन सब का वो इस तरह से यूटिलाइज करे कि इस पे कम से कम खर्चा करके वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ पे भी जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, इन सब की क्या है? स्कैरसिटी है, कमी है। ठीक है, इसमें वो ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहेगा, तभी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन जो स्कैर्स रिसोर्सेस हैं इसको इस तरह से यूटिलाइज करेगा कि इससे वो मैक्सिमम, कम से कम खर्च करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो इसके लिए इसे इकोनॉमिक्स की स्टडी की जरूरत पड़ती है, राइट। उसी तरह से कंज्यूमर का एम क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, ये गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए इसके पास जो रिसोर्स है, इसके पास जो रिसोर्स है वो क्या है? मनी, पैसा,
तो ये क्या चाहेगा कि मैं अपने पैसे को इस तरह से खर्च करूं कि जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो। और ये दोनों जब ये मैक्सिमम अपना अपना नीड्स कंप्लीट कर पाएंगे अपने इस स्कैर्स रिसोर्सेज से, तो इकोनॉमी का जो एम है वेलफेयर, इकोनॉमी की सबकी खुशहाली, ठीक है, सबका वेलफेयर, सबका कल्याण, तो वो अचीव हो जाएगा। ओके, वो अचीव हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमी क्या है? स्टडी है। किस चीज का स्टडी है? विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ता है। कौन से बिहेवियर को? विच रिलेट्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जहां पे रिसोर्स की कमी है, स्कैरसिटी है, और उसके यूजेस बहुत सारे हैं, उसके यूजेस बहुत सारे हैं, उससे उनके बहुत सारे नीड्स है वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन है उसे यूज करने का। तो जब ऑप्शन आता है तो वही स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा ऑप्शन हम चुने कि हम इस रिसोर्सेस को बेस्ट यूज करें और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सकें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से मिला और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उसका क्या अर्थ, क्या मीनिंग है, और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, और इकोनॉमिक जो है वो हम कब पढ़ते हैं? स्कैरसिटी जब होता है रिसोर्सेस का, और इसी चीज के, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है हमें इकोनॉमिक्स। और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया इस तरह से कि कैसे इकोनॉमिक्स हमें सोल्यूशन देता है, क्या बताता है वो, कैसे लोग अपना मैक्सिमम नीड्स पूरा कर पाते हैं इकोनॉमिक्स स्टडी करके। अब इन्होंने अपने रिसोर्सेस को कम से कम यूज करके मैक्सिमम अपना जो नीड है पूरा किया। कैसे? क्या पढ़ाई करनी पड़ी इनको? इकोनॉमिक्स। तभी इनको पता चलेगा कि इसे कैसे कम से कम यूज करके हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना है, मैक्सिमम जो नीड है उसको मैक्सिमम अचीव करना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो कि दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स का, दो शाखाएं हैं, दो मेथड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का। तो वहां हम वो पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं। एक्चुअली ये ब्रांचेस का मतलब होता है मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का ये दो अलग अलग मेथड है, मतलब इकोनॉमिक्स को इन दो अलग अलग मेथड से पढ़ा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, और ये वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से मिला है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पहले हम देखते हैं ये क्या दिया है। डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोज से। ये आपको याद रखना है, ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से मिला है? ग्रीक वर्ड माइक्रोज। और ये वर्ड माइक्रोज का मीनिंग क्या है? विच मीन्स स्मॉल। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स स्मॉल। ये जो भी चीजें मैंने अंडरलाइन की है आपको याद रख लेना है। फिलिप्स में या मैथ्स द पेयर्स में ये चीजें आती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये आपको याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये हमें मिला है ग्रीक वर्ड माइक्रोज से, और इस वर्ड माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है, ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। ये ग्रीक वर्ड मैक्रोज से डिराइव्ड हुआ है, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और ये भी ग्रीक वर्ड, और यहाँ पे माइक्रोज से डिराइव्ड हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है मैक्रोज से। और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, लार्ज या टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी स्मॉल होता है, माइक्रो ये वर्ड मिला है हमें माइक्रो से जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। तो जब भी स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे प्रॉब्लम आए, किस चीज की प्रॉब्लम? स्कैरसिटी की। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स हमें कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले। स्कैरसिटी जब होती है रिसोर्सेस की, ठीक है, स्कैरसिटी जब कभी भी ऐसे रिसोर्सेस की स्कैरसिटी हो जिसका की यूज ज्यादा है, मल्टीपल यूजेस है, और उससे रिलेटेड जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है,
तो वहीं पे प्रॉब्लम जनरेट होता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब ये जो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, अब ये अगर छोटे लेवल पे आ जाए, एक सिंगल यूनिट में, सिंगल फर्म में, सिंगल हाउस होल्ड में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए स्मॉल लेवल पे, तो हमें स्टडी करनी पड़ती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब स्मॉल लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, छोटे लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्कैरसिटी जब स्मॉल लेवल का हो तो हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, ये वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमें मिला है मैक्रोज, वर्ड मैक्रो से, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज। तो जब कभी भी लार्ज लेवल पे, ठीक है, बड़े लेवल पे अगर प्रॉब्लम्स आए स्कैरसिटी की, कौन सी प्रॉब्लम आए, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसकी कमी हो और उसके यूजेस बहुत सारे हो, ठीक है, तो स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ती है, और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक इकोनॉमी है, एक कंट्री है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी कई प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हैं, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, गरीबी है, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है जो एक लार्ज लेवल पे हो रहा है, ठीक है, पूरे एक इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम एक सिंगल यूनिट की स्टडी करके ये पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, बड़े लेवल पे। जो पूरी इकोनॉमी है, उस पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ठीक है, पॉवर्टी क्यों है, गरीबी क्यों है, इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम्स जो भी है उसे सॉल्व करने के लिए हमें लार्ज लेवल की स्टडी करनी पड़ती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की स्कैरसिटी है, तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको स्टडी करना है, तो हमें पूरे इकोनॉमी में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स है, कितनी है, कितना कम है, कितने पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कितने पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, क्यों अनएम्प्लॉयड है, स्किल्स क्या है, ये सब पूरा ओवरऑल स्टडी करना पड़ेगा, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम ये हमें सॉल्व, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें स्मॉल लेवल की, जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे एक पर्सन का, ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन, और ये जो पर्सन है ना, इसे जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड है। तो अब ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो हमें इस पर्सन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि ये पर्सन अनएम्प्लॉयड क्यों है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो अब इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो इस पर्सन का स्टडी करना पड़ेगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके स्किल्स क्या है, इसके एक्सपीरियंस क्या है, ये जॉब करना भी चाहता है कि नहीं, इसके एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी रिगार्डिंग एंड ऑल, किस तरह के जॉब चाहिए, ये स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा कि ये क्यों अनएम्प्लॉयड है। अगर हमें पता करना है कि ये क्यों अनएम्प्लॉयड है, इसके लिए हम पूरे इकोनॉमी के लोगों की स्टडी नहीं कर सकते, पूरे इकोनॉमी के लोगों की स्टडी करके ये बंदा क्यों अनएम्प्लॉयड है, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, राइट। अब उसी तरह से यहाँ पे जब पूरे इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी के लोग, अगर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बेरोजगार, तो बेरोजगार हैं, तो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों बेरोजगारी है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक बंदे का स्टडी करेंगे कि ये क्यों अनएम्प्लॉयड है, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए पूरे इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी, लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, राइट।
तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि जब भी छोटे लेवल का प्रॉब्लम हो, छोटे लेवल पे स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम हो, लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रॉब्लम हो, तो उससे कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, उसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक फर्म है जहाँ पे कि प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, या उसका मार्केट में डिमांड कितना है, कितनी सप्लाई है, या उसका सेल्स कम हो रहा है अगर तो क्यों कम हो रहा है, ये स्टडी करने के लिए उसके सिर्फ प्रोडक्ट का हमें स्टडी करना पड़ेगा, उस फर्म का स्टडी करना पड़ेगा, ना कि पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में जो फर्म्स हैं उनका, राइट। तो जब भी छोटे लेवल पे प्रॉब्लम आए तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी होती है, और जब भी बड़े लेवल का प्रॉब्लम आ जाए तो हम कौन सा स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, पूरे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड मैनी वो, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, ठीक है, टोटल वर्ड आ जाता है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल पूरा, ठीक है, टोटल प्राइस लेवल, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, ये सारे अगर हमें स्टडी करने हैं और इसके प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें मैक्रो लेवल पे यानी कि लार्ज लेवल पे स्टडी करनी होती है। ओके, तो होप इतना आपको समझ में आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है लार्ज लेवल पे स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल यूनिट को डिटेल स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मतलब है कि डिटेल्ड स्टडी, जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो हम बाहर का कुछ देखते हैं क्या उसमें, जब हम देखते हैं नहीं, सिर्फ उसी की डिटेल स्टडी करते हैं। तो ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक जो है एक ही यूनिट का, जब वो एक यूनिट को, इकोनॉमी के किसी एक यूनिट की स्टडी कर रहा होता है, तो बाकी किसी चीज को कंसिडर नहीं करता, सिर्फ उसी की स्टडी, डिटेल स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो ओवरऑल एक ईगल व्यू लेता है। ईगल को देखा है कभी आसमान में उड़ते हुए, चलो टीवी में तो देखा होगा, राइट। तो कैसे उड़ता है वो, देखो यहाँ वहां ऐसे ऐसे देखता रहता है और उड़ते रहता है, राइट, मतलब वो ओवरऑल ग्लांस करता है पूरा, ठीक है। तो उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा बड़े जगह का, पूरे इकोनॉमी का वो स्टडी करता है, ईगल व्यू, और ये क्या करता है, डिटेल स्टडी करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले यूज किसने किया। इकोनॉमिक्स सबसे पहले फाउंड किसने किया, एडम स्मिथ ने, राइट। एडम स्मिथ ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट, उन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी फाउंड किया, इसीलिए हम उनको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन इसे यूज सबसे पहले किसने किया, एडम स्मिथ ने इसे इंट्रोड्यूस किया, फाउंड किया, ठीक है, अपने बुक में द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका जिक्र किया। लेकिन इसके बारे में इसको यूज सबसे पहले किसने किया, इसको ट्रिगर्ड, इसको कॉइंड किसने किया सबसे पहले, जिन्होंने कॉइन किया उनका नाम था, दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को ट्रिगर्ड करने का, दोनों को कॉइंड करने का काम सबसे पहले, यानी कि यूज करने का काम सबसे पहले किसने किया, रैगनर फ्रिश ने, रैगनर फ्रिश। तो सबसे पहले जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया, यानी उसका यूज किया, उनका नाम है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इस चीज को सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को यूज किया, और कौन से ईयर में यूज किया, 1933 में, 1933 में इन्होंने यूज किया। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का किसने यूज किया, रैगनर फ्रिश। ये नाम आपको याद रखना है, रैगनर फ्रिश, जिन्होंने सबसे पहले यूज किया, फर्स्ट यूज, ठीक है, फर्स्ट यूज्ड, सबसे पहले यूज किया किसने, रैगनर फ्रिश ने, इन द ईयर 1933। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, वो कहाँ से, ये दो वर्ड हमें कहाँ से मिले, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले यूज किसने किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और उसका स्कोप पढ़ेंगे।
फिर उसके अगले वीडियो में हम फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आगे के वीडियोस आपको लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 होगा, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके टोटल आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर के। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।